नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनीता मैम पर। आप व आपका परिवार कुशल मंगल से होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, पिछली वीडियो में हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने वर्ण के भेद पढ़े थे, हमने वर्णमाला पढ़ी थी, हम लोगों ने स्वरों की संख्या के ऊपर प्रश्न किए थे और हमने अयोगवाहक के बारे में पढ़ा था कि अंग और अह को अयोगवाहक कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। आज जैसे ये एक वर्ण है, आप सभी जानते हो, इसकी हम एक बिंदी लगाते हैं। जैसे किसी ने लिख दिया रंग, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, र अंक की बिंदी और ग, र अंक की बिंदी और ग। इस अंक की बिंदी का सही जो नाम है वो क्या होता है, एक बार वो जानेंगे हम। इस अंक की बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार। तो सही में हमें क्या बोलना चाहिए? र अनुस्वार ग, जिसको हम बोलते हैं ना र अंक की बिंदी ग, उसे हमें क्या बोलना चाहिए? र अनुस्वार ग। तो इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से। उच्चारण नाक से होने का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं तो वायु नासिका के द्वारा बाहर निकलती है, इसीलिए हम कहते हैं इसका उच्चारण नाक से होता है। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। वर्ण के ऊपर क्या लगती है? बिंदी। और उच्चारण पूछ ले अनुस्वार का उच्चारण स्थान, तो क्या रहेगा? नासिका रहेगा। चलिए आगे। और इसे क्या कहते हैं? तो मैंने देखा है कई बार बच्चे ऐसे बोलेंगे, जैसे हमने ये लिख दिया एक शब्द, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं प उ न और पीछे दो बिंदी, पीछे दो बिंदी। ये पीछे दो बिंदी जो होते हैं, इन बिंदियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इन्हें विसर्ग कहते हैं। हम क्या बोलेंगे? पु न और विसर्ग, पुनः। जब आप लोग पुनः बोलते हो, जैसे देखो मैंने बोला पुनः, अतः, प्रातः, गौर करें, अगर ये पीछे हमने दो बिंदी ना लगा रखी हो तो क्या बोला जाएगा? पुन अत प्रात। लेकिन पुनः अतः प्रातः, तो आपको महसूस हो रहा होगा, आपको पता ना किसी भी वर्ण के पीछे दो बिंदी। जब आप विसर्ग का उच्चारण करते हो तो क्या होता है? एक झटका सा लगता है, पुनः प्रातः। और वो झटका किसके जैसी आवाज देता है के जैसी आवाज देता है। जब विसर्ग का उच्चारण होता है तो आवाज किसकी जैसी आती है के जैसी। है से मिलती जुलती आवाज आती है। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, क्योंकि है का उच्चारण कंठ से होता है, तो ये भी कंठ ही होता है भाई। ठीक है। एक वर्ण है, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो बार बार हमारे सामने आता है, लेकिन वर्णमाला में हम उसको कहीं भी नहीं देख पाते। ऐसा कौन सा वर्ण होगा भी जिसको हम वर्णमाला में नहीं देख पाते और हिंदी पढ़ते हैं तो बार बार आता है? जैसे देखो, आपने देखा होगा, आप लिखते हो आंख, आप लिखते हो अंचल, आप लिखते हो हंसना, आप लिखते हो सांप। आपने देखा है इस तरह के शब्द हिंदी में जगह जगह पर आते हैं। मैं बात किसकी कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ बात इसकी। गौर से देखिए, मैं बात कर रही हूँ इसकी। अब ये जो वर्ण है, वर्णमाला में तो हमें लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन हम हिंदी जब पढ़ते तो हमारे सामने बार बार आता है, तो इसे भी कुछ ना कुछ तो जरूर कहते होंगे, इसको भी तो कुछ कहा जाता होगा। तो इसे हम कहते हैं भाई अनुनासिक। जो सबसे ज्यादा नाम जाना जाता है वो होता है चंद्र बिंदु, परंतु आपको पता होना चाहिए इसका जो एक एग्जैक्ट नाम है वो क्या है? अनुनासिक है, लेकिन हम चंद्र बिंदु ही हम बोलते हैं। आ चंद्र बिंदु ऐसे। तो ये क्या होता है? अनुनासिक होता है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? इसका उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है। इसका उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है, मतलब बोलते समय वायु नासिका और मुख दोनों से बाहर निकलती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। क्लियर है? एक वर्ण और भी है,
जो हमारी वर्णमाला में देखने को नहीं मिलता, परंतु जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो बार बार हमारे सामने आता है। अब ऐसा वर्ण कौन सा है, आइए उसको भी एक बार देखते हैं। जैसे देखिए, डॉक्टर, लॉटरी, कॉलेज, इस टाइप के। मैं बात किसकी कर रही हूँ, मैं बात इसकी कर रही हूँ भाई। ध्यान दें, यहाँ पे ऊपर आपने बिंदी लगा रखी है, इसके ऊपर बिंदी नहीं लगनी चाहिए। वैसे बहुत बार तो हम स्कूलों में पढ़ते थे, इसको अर्धचंद्र बोलते थे, इसको चंद्र बिंदु बोल देते थे, इसको अर्धचंद्र बोलते थे। तो जो ये वाले शब्द मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये आपको हिंदी में जगह जगह मिलेंगे, लेकिन जो ये वाला वर्ण है ये हमारी वर्णमाला में कहीं नहीं आता। आपने देखा होगा हमारी वर्णमाला में अंग, अंगुर, अह, खाली के बाद तो स्वर खत्म ही हो जाते हैं। तो मतलब इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं आगत, गृहीत या फिर विदेशी। आगत, गृहीत या फिर विदेशी शब्द। आगत, देखो समझने की कोशिश करेंगे, रट्टे लगाओगे तो आप भूल जाओगे, रट्टे नहीं लगाएंगे हम समझेंगे। आपको दिखाई दे रहा है जितने भी शब्द हैं ये विदेशी हैं। डॉक्टर अंग्रेजी का है, कॉलेज अंग्रेजी भाषा का, मतलब दूसरी भाषा के शब्द। जब भी आपको ये वाला लगा मिलता है ना, वो कभी अपनी हिंदी भाषा का नहीं होता, बल्कि किसी दूसरी ही भाषा का होता है। तो मतलब क्या है, आगत का मतलब आया हुआ, दूसरी भाषा से आया हुआ। गृहीत का मतलब ग्रहण किया हुआ है, इसको हमने दूसरी भाषाओं से ग्रहण किया हुआ है। और विदेशी का मतलब आप समझ ही गए, हमेशा विदेशी शब्दों के ऊपर ही पाया जाएगा, तो इसे आगत, गृहीत या विदेशी कहते हैं। और इसका उच्चारण है ना, वो ओ से मिलता जुलता होता है भाई, ओ के जैसा नहीं होता, गौर करें, ओ के जैसा नहीं होता बल्कि ओ से मिलता जुलता, मतलब लगभग ओ। आ और ओ के बीच का इसका उच्चारण होता है, तो आप कह सकते हो ओ के समान होता है, ओ से मिलता जुलता होता है। तो एक बार इन शब्दों को देख लेंगे, पूछे जाते हैं भाई कई बार एग्जाम में, हमें पता ही नहीं होता अनुनासिक कौन सा है, अनुस्वार कौन सा है, विसर्ग कौन सा है, ये वाली चीजें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग रहेगा हमारा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार में जो सबसे पहला हमारा रहेगा वो रहेगा जी उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर हम स्वरों को 3 प्रकार से पढ़ेंगे। कौन कौन से रहेंगे एक बार वो देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर बच्चे ने सुन रखे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहली बार ही सुन रहे हो ये वाले आप। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो हम 3 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखोगे तो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, उच्चारण के आधार पर स्वर और मात्रा के आधार पर स्वर, लेकिन मैंने एक में ही दोनों के दोनों लिखवा दिए। एक बार गौर करें, अगर हम उच्चारण को यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास प्रश्न बचता है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी रट्टा विकेशन, कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है। आप में से एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसको इस बात का ना पता हो कि मात्रा 2 तरह की होती है, जिसको हम हमेशा पढ़ते हैं, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। मेरे ख्याल से हर बच्चे ने 2 ही मात्रा सुनी, एक छोटी मात्रा और एक बड़ी मात्रा, बस अपना काम चल गया। अगर कोई मात्रा के आधार पर पूछे तो हमें कितने बताने हैं, 2 बताने हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को छोटी मात्रा वाला बोला जाता है और दीर्घ को बड़ी मात्रा वाला बोला जाता है। तो मात्रा के आधार पर 2 हैं, रटना बिल्कुल नहीं है, हमें पता है मात्रा 2 ही प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी। अगर यहाँ उच्चारण ना लिख रखा हो, सिर्फ मात्रा, तो 2। लेकिन अगर कोई उच्चारण पूछ ले तो आपको ये भी बताना है, ये भी बताना है और ये भी बताना है। तो आइए एक बार हम पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम ह्रस्व स्वर से।
तो ह्रस्व स्वर में क्या होता है, जिन के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक बार आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे हम इनको। जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। नोट किया जाए इसको अंडरलाइन करके, ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 4 कौन कौन सी होती है, तो अ, ई, उ और री। ये चारों के चारों क्या होते हैं, चारों के चारों ह्रस्व स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। एक बार दीर्घ और देखते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। दीर्घ कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे। कितना, 2 गुना समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है। गौर से देखेंगे भाई, दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से होते हैं, हाँ, ये सातों के सातों क्या होते हैं, आपके दीर्घ स्वर होते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी या सांध्य स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आइए एक बार हम दोनों को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल का अर्थ मैंने कई बार मेरी कई वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। जब भी मूल शब्द आता है मैं हमेशा, मूल का अर्थ होता है मुख्य, इसको हम मेन बोलते हैं। या फिर आप कह सकते हो मूल होती है एक जड़, किसी भी चीज का जो आधार है वही क्या होता है, मूल होता है। तो स्वरों में जो मुख्य स्वर है, स्वरों की जो जड़ माना गया है वो किन स्वरों को माना गया है, इन्हीं 4 स्वरों को माना गया है जो मैंने यहाँ पे लिखे गए। क्यों माना गया, सारा डिस्कस करेंगे भाई हम। पेपर में कई बार पूछ ले कि मूल स्वर बताओ। अब बच्चे को क्या होता है, ह्रस्व तो पता है लेकिन उसने कभी मूल नहीं सुन रखा था। तो आपको याद रखना है, चाहे आपसे ह्रस्व पूछा जाए चाहे आपसे मूल पूछा जाए, वो इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा। तो मूल भी 4, हर्ष भी 4। मूल स्वर के उच्चारण में समय कम से कम, सबसे कम समय जिसमें लगेगा वही क्या होंगे, हर्ष होंगे, मूल होंगे। दीर्घ स्वर, तो इस दीर्घ को एक बार अच्छे से समझते हैं। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने कहा कि स्वरों की जड़ क्या है, ये है हमारे पास। मैं हम इसी से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो। देखो, मान लीजिए एक पौधा है हमारे पास, किसी ने हमें एक पौधा दे दिया और कहा कि इसका रख रखाव करो। वो पौधा बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी जड़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो हम जानते हैं कि कुछ समय बाद वो ऊपर से हरा दिखने वाला भी सूख जाएगा और वो पौधा क्या हो जाएगा, खत्म। चाहे उसमें कितनी भी खाद पानी डाल दो, अगर जड़ ही नहीं है तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक हम किसी दूसरे पौधे की बात करते हैं जो ऊपर से सूख गया है लेकिन उसकी जड़ है वो बिल्कुल हरी भरी दिखाई दे रही है। तो हम जानते हैं अगर उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे, टाइम पे खाद पानी सब कुछ देंगे, उसका अच्छे से रख रखाव करेंगे तो वो पौधा भी हरा हो जाएगा, वो पौधा भी लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, मैंने आपको बोला था स्वरों की जड़ है। किसी ने हमें ये जड़ दे दी, बिल्कुल महफूज सही सलामत ये जड़ दे दी, हमें क्या मिला, हमारे पास है अ, ई, उ और री। बस अपने पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जड़ है। अपनी मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा, आगे उसका पेड़ बन रहा है या जड़ भी सूख जाएगी। तो ये चीजें क्या है हमारे पास। हमने क्या किया, बैठे बैठे हमने अ में अ मिला दिया। जैसे ही हम अ में अ मिलाएंगे हमारे सामने आ जाएगा भी आ। जैसे ही अ में अ मिलाया क्या बन गया, आ। फिर हमने मिला दी ई में ई।
ये तो अपने ही है, इनका कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप ई में मिलाओगे आपके सामने आ जाएगी ई, ऊ में ऊ मिलाया तो आपके सामने आ गया ऊ। एक बार गौर से देखें, हमारे पास 3 थे, इन 3 से ही हमने 3 नए और बना लिया। अब हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। अगर आप लोग री में री मिलाते हो तो बन जाती है एक दीर्घ री होती है भाई, दीर्घ री। अगर मैं इस री की बात करूं तो ये री सिर्फ कहाँ आती है? आपकी संस्कृत में आती है। पॉइंट नोट कर लेंगे, संस्कृत में हिंदी से 2 स्वर और ज्यादा होते हैं। एक होता है लरी और एक होता है ये जो आपकी दीर्घ री है, ये वाली। ठीक है, ये हिंदी में दीर्घ री की जरूरत नहीं होती, हिंदी में तो सिर्फ एक ही री की जरूरत होती है। अगर हम संस्कृत पढ़ रहे होते तो यहाँ पे मैं लिख देती री प्लस में री, क्या बन जाएगी? आपकी दीर्घ री बन जाएगी। लेकिन हमें पता है हिंदी में हमें इस री की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। एक की जरूरत होती है, वो हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं जी। हमने क्या किया? इन दोनों को मिला दिया। जैसे ही हम अ में ई मिलाएंगे हमें मिल जाएगा ए। जैसे ही अ में ई मिली, क्या बन गया? ए बन गया। अब एक स्वर और हो गया अपने पास। अब हमने क्या किया? अ में ए मिला दिया। जैसे ही आप अ में ए मिलाओगे आपके सामने आ जाएगा ऐ। अब बच्चे छोटी ए और बड़ी ए बोलते हैं, भाई छोटी ए और बड़ी ए कुछ भी नहीं होता है, ए एक ही होती है और ऐ भी एक ही होते हैं, तो छोटी बड़ी बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। ये होता है ए और ये होता है ऐ। अगर आपको उच्चारण ऐसे भी ना ध्यान में आए तो अ ए ऐ यहां से समझ में आ जाएगा। फिर हमने क्या किया? फिर हमने मिला दिया इन दोनों को। जैसे ही आप अ में ऊ मिलाओगे आपके सामने आ जाएगा जी ऊ, ओ। अब एक स्वर और हो गया हमारे पास। देखो, हमने अ में ओ मिला दिया तो ये बन जाएगा औ। क्या बन जाएगा? औ। ए ओ औ। ये ओ नहीं होता है भाई छोटा और बड़ा। जैसे आप औरत, औरत नहीं होता, औरत होता है, औजार होता है, औषधि होता है, ए ओ औ। तो ये हमारे, देखिए एक बार गौर से, हमने पढ़ा था इनके उच्चारण में हर्ष स्वरों से 2 गुना समय लगता है। सारे के सारे यही है भाई, जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ना, इधर भी यही लिख रखे हैं। सारे के सारे 2-2 से मिलके बने हैं, तो सीधी सी बात है 2 गुना समय लग गया। ठीक है जी। इन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। ये जितने भी मैंने लिखे हैं मैं आपको संधि पढ़ा चुकी हूँ। एक संधि पढ़ी थी हमने, स्वर संधि। स्वर संधि में आप पढ़ के देखना, सारे के सारे संधि के नियम है। ये जो ऊपर वाले तीनों है ये दीर्घ संधि का नियम है, मैंने संधि करवा रखी है, उसमें आप मैच करके देख लेना। ये दीर्घ संधि के नियम है। ये वाला और ये वाला आपकी एक संधि है गुण संधि। में ई मिला दो ये बन जाएगा, में ओ मिला दो वो बन जाएगा। ये है आपके गुण संधि के नियम है। और ये दोनों आपके वृद्धि संधि के नियम है। तो ये सभी संधि के नियमों का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाएंगे? संधि स्वर कहलाएंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। गौर से पॉइंटों को सुनेंगे, पता नहीं एग्जाम में कहां से क्या पॉइंट पूछ लिया जाए। हम अपने मन से कभी भी, हमें आईडी नहीं लगाने चाहिए पूछा जाएगा और ये नहीं पूछा जाएगा। ये तो भाई जो पेपर हमारा सेट कर रहा है उसको पता है क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं। पता नहीं उसके सामने कौन सा क्वेश्चन आ जाए वो क्या उठा के रख दे। और एचएसएससी की तो हमारी बात ही निराली, आप सभी जानते हो। तो हम नहीं चाहते हम कहीं से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के चले, और यहाँ से तो प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। जो पॉइंट अब मैं डिस्कस कर रही हूँ बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इनको एक बार गौर से सुनेंगे। तो मैंने कहा कि दीर्घ स्वरों को हमने 2 भागों में बांटा, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। सजातीय, समान जाति के। जो स्वर 2 एक जैसे स्वरों से मिलके बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? सजातीय। और जो 2 अलग अलग से मिलके बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? विजातीय। तो आप देख रहे हो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गए? अलग अलग आ गए। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे? सजातीय स्वर कहेंगे। सजातीय स्वर, जब 2 एक जैसे स्वरों से मिलकर बनेंगे वो क्या होंगे? सजातीय। और इन्हें हम कहेंगे विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो नाम पूछा जाता है विजातीय का वो होता है भाई संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। जब भी आप किसी 2 चीजों को मिलाते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। 2 अलग अलग चीजों को जब आप मिलाते हो तो क्या कहलाता है? संयुक्त।
तो इनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त या विजातीय। इन्हें हम क्या कहेंगे? सजातीय। सारे के सारों को हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। सारे के सारों को हम क्या कहेंगे? संधि स्वर। तो एक बार देखें, यहाँ तक आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। यहाँ से आपको एक बार कुछ नोट करना है तो नोट करेंगे, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, अगला रहेगा हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना या फिर ज्यादा समय लगे, 3 गुना या उससे अधिक समय लगे, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना या उससे अधिक समय लगे, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया ओम राम। जैसे ही ये उदाहरण लिखते हैं तुरंत बच्चों के दिमाग में एक ही चीज आती है, ये क्या है? ये क्या है? तो करेंगे इनके ऊपर डिस्कस। आपके मन का कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे हम, आपके मन में जो प्रश्न चल रहे हैं सभी को क्लियर करके चलेंगे। फिलहाल उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, हम लिखेंगे एक नोट। मैंने बोला जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना या अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ये लिख दिया। नोट में हम क्या लिखेंगे? प्लुत स्वरों का प्रयोग लेखन में नहीं होता, लेखन में नहीं होता, इनका प्रयोग केवल उच्चारण में होता है, इनका प्रयोग केवल उच्चारण में, जैसे मंच पर नाटक आदि के संवादों में होता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग लेखन में नहीं होता, इनका प्रयोग केवल उच्चारण में, जैसे मंच आदि पर नाटक आदि के संवादों में होता है। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार इसको समझते हैं, हमने क्या बोला है, हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो ये है ये कुछ चिन्ह है। ये चिन्ह क्या करते हैं? किसी भी ध्वनि को बड़ा करने का काम करते हैं, किसी भी स्वर की आवाज को लंबा करने का काम करते हैं, और कुछ भी नहीं है चिन्ह। जब किसी चीज की आवाज को आपको ऊंचा लेके जाना है, लंबा लेके जाना है, तो इन चिन्हों का आप क्या करते हो? प्रयोग करते हो। किस प्रकार से, वो आपको मैं समझा देती हूँ। देखो, अगर मैं बात करती हूँ हिंदी में, हम इस तरह के शब्द लिखते हैं भाई, ओम राम। कोई भी नई चीज मैं आपको नहीं बता रही, मैं आपको वही बता रही हूँ जो आपको आता है। सारी वही चीजें हैं जो आपको आती हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि हम इस तरह के शब्द पढ़ते हैं, इस तरह के शब्द नहीं पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं। तो यही चीज मैंने बोली है, लेखन में इनका प्रयोग नहीं होता। कहाँ होता है? उच्चारण में। सभी बच्चे जानते हैं उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलने में। जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लुत का करते हैं। किस प्रकार से? वही चीज इसने यहाँ पे हमें बताई है कि संवादों में करते हैं। एग्जाम्पल देके ही हमेशा ये चीज समझाती हूँ ताकि आपको लंबे टाइम तक समझ में आए। रट्टा तो कुछ टाइम के लिए होता है भाई, अगर लंबे टाइम तक चीजें याद रखनी है तो उसके लिए मैं आपको उदाहरण से समझा रही हूँ। जैसे हम में से हर किसी ने देखा है, रामलीला होती है, गांव में होती है, हमारे कहीं भी होती है, रामलीला होती है। तो रामलीला में हर व्यक्ति को अलग अलग रोल मिलता है भाई। किसी को सीता का रोल मिलता है, किसी को हनुमान का मिलता है, किसी को रावण का मिलता है, किसी को राम का मिलता है, किसी को किसी का मिलता है। सबको अपने अलग अलग रोल मिलते हैं। तो वहां पर जो उनके बोलने के संवाद होते हैं, जो उनके डायलॉग होते हैं, वो अपनी मर्जी के नहीं होते हैं। उनको एक स्क्रिप्ट तैयार करके दी जाती है, आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, तब जाकर वो बोलते हैं। तो मान लीजिए उस मंच पर एक व्यक्ति को एक ऋषि का रोल मिल जाता है, तो उसको कहा जाता है कि इस दृश्य के बाद आपको ओम का जाप करना है। उसे कहा जाता है कि इस दृश्य के बाद आपको ओम का जाप करना है। तो मेरे ख्याल से वो ऋषि उस मंच पर कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा ओम 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 ओम। वो व्यक्ति बोलेगा ओम ओम, कुछ इस प्रकार से शायद वो बोलेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमने ये पढ़ा, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये निशान क्या काम करते हैं? किसी भी आवाज को लंबा, किसी भी स्वर की ध्वनि को लंबा करने का। जिस भी स्वर के साथ ये निशान होंगे उसी की आवाज को बड़ा कर देंगे। जब वो व्यक्ति ओम बोल रहा है तो देखो आपको दिखाई दे रहा है ये निशान किसके साथ है? ओम के साथ है। जरूरी नहीं है 3 गुना समय लगे, ये बोलने वाले के ऊपर निर्भर कर रहा है वो कितना समय लगा रहा है। वो बोलते चलो वो उतने ये निशान क्या होते जाएंगे? लंबे होते जाएंगे।
तो ये ओ के साथ था, तो किसकी आवाज को बड़ा करने का काम कर रहा था? ओ की ही आवाज को बड़ा करने का काम कर रहा था। जैसे मान लीजिए आपका ही कोई फ्रेंड है राम, वो आपके घर आपसे मिलने के लिए आया हुआ है, तो वो जब जाने लगता है, बाहर निकल लेता है गेट से, अचानक से आप देखते हो उसका कोई सामान आपके घर पे रह जाता है, तो आप उसको अंदर से आवाज देते हो। वो तो बाहर है, अपनी बाइक या गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, तो आप आवाज देते हो। अगर आप बोलोगे राम, तो उसे नहीं सुनाई देगा, लेकिन अगर आप बोलोगे राम, तो उसको आपकी आवाज सुन जाएगी, राम, तो उसको सुन जाएगी। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये निशान आ के साथ, रा के साथ नहीं है भाई, ध्यान दे। ये निशान किसके साथ लगे हुए हैं? आ के साथ लगे हुए हैं। तो ये किसकी आवाज को बड़ा करने का काम कर रहे हैं? आ की ही आवाज को बड़ा करने का काम कर रहे हैं। इनको किसी भी स्वर के साथ लिख दो, उसी की आवाज को बड़ा करेंगे। आ, ई के साथ लगाओ, ई, ऊ, ए, किसी के साथ। लेकिन प्लूत स्वरों में भी एक स्वर को हम क्या मानते हैं? अपवाद। ऐसा कौन सा स्वर है भाई? वो है री। अपवाद का मतलब मैंने पहले भी कई बार बताया है, जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता। नियम बन गया कि किसी स्वर के साथ ये निशान लगा दोगे तो उसकी मात्रा को बड़ा कर देंगे, लेकिन अगर री के साथ आप ये निशान लगाते हो तो री, री की आवाज नहीं बल्कि किसकी आवाज आ रही है? ई की आवाज आ रही है। ये था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। हमें 4 प्रकार से पढ़ना है। पहला वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो चुका है, उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हमारी अगली वीडियो में स्वर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।